हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे, सभी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 3 जो है क्लास 10th इकोनॉमिक्स का स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस, इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, आपको ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी दिखा देंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले 2 यूनिट्स के मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। साथ में आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल और अपडेट्स मिलती रहेंगी। दोनों की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी गई है। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज शेयर एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। शेयर किसे कहते हैं और इसके टाइप्स क्या हैं। आपने ये चैप्टर पढ़ रखा होगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा शेयर किसे कहते हैं और इसके टाइप्स क्या हैं। तो चलिए, अ यूनिट ऑफ ओनरशिप दैट रिप्रेजेंट्स एन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ द कंपनीज कैपिटल। तो ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी कैपिटल मतलब होता है कंपनी का पैसा जो है। ठीक है, ओनरशिप एक यूनिट ऑफ ओनरशिप होता है जो रिप्रेजेंट करता है इक्वल प्रोपोर्शन कंपनी के पैसे को, कंपनी के कैपिटल को, उसी को हम शेयर कहते हैं। इट एंटाइटल्स इट्स होल्डर द शेयर होल्डर टू एन इक्वल क्लेम ऑन द कंपनीज प्रॉफिट्स एंड एन इक्वल ऑब्लिगेशन फॉर द कंपनीज डेब्ट्स एंड लॉसेज। तो देखिए, ये क्या एंटाइटल करता है। एंटाइटल करना मतलब एक राइट देना। ये एंटाइटल करता है कंपनी के शेयर होल्डर को कि वो इक्वली क्लेम कर सकता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। कंपनी का जो प्रॉफिट है उस पर इक्वली वो क्लेम कर सकता है। और इक्वल ओब्लिगेशन मीन्स जो लॉज बने वगैरह होते हैं कि अगर कंपनी डेब्ट में या कंपनी लॉस में चली जाती है तो आपको इतना देना पड़ेगा या इतना आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वो भी इसमें ये क्लेम कर सकता है, वो भी करना पड़ेगा। ये एक ओब्लिगेशन होती है। और ये कंपनी के प्रॉफिट में भी क्लेम कर सकता है, वो भी एक इसका राइट बनता है। तो ये शेयर होता है। अब इसके मेजर टाइप्स जो हैं, 2 मेजर टाइप्स ऑफ शेयर्स आर, 2 मेजर टाइप्स क्या क्या, ऑर्डिनरी शेयर और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो पहले देखते हैं ऑर्डिनरी शेयर क्या होता है। इसको कॉमन स्टॉक भी कहा जाता है, विच एंटाइटल्स शेयर होल्डर टू शेयर इन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी एज व्हेन दे ऑकर एंड टू वोट एट द कंपनी जनरल मीटिंग्स एंड अदर ऑफिशियल मीटिंग्स। तो देखिए, ऑर्डिनरी शेयर में क्या होता है, जिसको हम कॉमन स्टॉक भी कहते हैं, ये एंटाइटल करते हैं शेयर होल्डर को, एक राइट मिलता है शेयर होल्डर को कि उसके साथ भी अर्निंग जो है कंपनी की, जितनी भी अर्निंग्स आई है कंपनी की, उसके साथ शेयर की जाए। ठीक है, और इस शेयर होल्डर को एक राइट मिलता है वोट डालने का, कि वो वोट कर सकता है कंपनी की जो जनरल मीटिंग्स होती हैं, एनुअली ये होती हैं, हर साल होती हैं, या जो अब बाकी ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं उसमें ये वोट डाल सकता है कंपनी के मैनेजर वगैरह बनने के लिए। ये वोटिंग जो होती रहती है उसमें इसका राइट बन जाता है, हक बन जाता है। सेकेंडली आता है प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफर्ड स्टॉक विच एंटाइटल्स द शेयर होल्डर टू अ फिक्स्ड पीरियडिक इनकम इंटरेस्ट बट जनरली डू नॉट गिव हिम हर वोटिंग राइट। देखिए इसमें क्या होता है, डिफरेंस देखिए क्या है दोनों में। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, प्रेफर्ड स्टॉक विच एंटाइटल द शेयर होल्डर। ये प्रेफर्ड स्टॉक होता है जो शेयर होल्डर को उस तरह के राइट्स नहीं देता है जिस तरह ऑर्डिनरी शेयर में होता है। इसमें फिक्स्ड पीरियोडिक इनकम होती है कि भैया आपको फिक्स्ड इतना मिल जाएगा 1 महीने के बाद या दूसरे महीने के बाद। लेकिन उसमें क्या होता है, कॉमन शेयर में क्या होता है, जितना भी आएगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, जितना भी लॉस होगा वो इक्वली देना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, फिक्स्ड पीरियोडिक इनकम होती है, जिसको इंटरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, बट जनरली डू नॉट गिव हिम हर वोटिंग राइट। और इनमें जो प्रेफरेंस शेयर्स में होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उनको वोटिंग राइट भी नहीं मिलता है। ठीक है, वो वोट नहीं कर सकते हैं। ये वोटिंग का जो होता है ना, ये खुद भी वहां पे वोटिंग कर सकती है, प्रॉक्सी के जरिए, मतलब ऑनलाइन मेल वगैरह भेज के भी वोट दे सकते हैं। ये अलग तरीका है, ये आपने टेक्स्ट में पढ़ा होगा। चलिए, इज इट क्लियर टू यू ऑल व्हाट इज शेयर एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। मुझे उम्मीद है कि ये शेयर क्या होता है और इसके टाइप्स क्या हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट किसको कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर है द सेकेंडरी मार्केट इज आल्सो नोन एज द स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट कहते हैं स्टॉक मार्केट को और स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, दोनों एक ही, स्टॉक मार्केट पढ़ो या स्टॉक एक्सचेंज कहो या फिर सेकेंडरी मार्केट कहो, तीनों एक ही हैं। इट इज अ मार्केट, ये एक मार्केट होता है फॉर सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। ठीक है, ये यहाँ पे आप सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हुई होती हैं उनकी परचेज कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो। तो सिक्योरिटीज यहाँ पे टर्म आई। सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटीज एक सर्टिफिकेट होती है जिसका मॉनिटरी वैल्यू होता है। क्या होता है मॉनिटरी वैल्यू, मतलब पैसे का वैल्यू होता है उसका। समझ में आ रहा है आपको, कि एक सर्टिफिकेट या एक ऐसा मान लो कि एक इस तरह का एक एग्रीमेंट होता है जिसका वैल्यू होता है, मॉनिटरी वैल्यू होता है, जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिससे आप बिजनेस कर सकते हैं। उसी को हम सिक्योरिटी कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। इट इज़ अ मार्केट, ये एक मार्केट होता है। सेकेंडरी मार्केट एक मार्केट होता है जहाँ पे सेल की जाती हैं, परचेज की जाती हैं ये सिक्योरिटीज। ओके, इट हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू डिसइन्वेस्ट एंड फ्रेश इन्वेस्टर्स टू एंटर द मार्केट। ये क्या किस में मदद करती हैं,
जो इन्वेस्टर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होती हैं उनको डिसइन्वेस्ट करने के लिए कि अब भैया अब आप इन्वेस्ट मत करो, अब बस रहने दो इतना ही, और जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर उनको आने दो, वो इन्वेस्ट करें, वो भी पैसा कमाए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, और ये प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी मार्केट्स लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा, ठीक है, कैश, लिक्विडिटी कहते हैं कैश को, और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रही होती हैं सिक्योरिटीज उनके लिए। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय channelizing funds towards the most productive investments through the process of disinvestment and reinvestment। और ये इतना ही नहीं, इकोनॉमिक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट्स कराती हैं, डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट कराती हैं उनको जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहे होते हैं, और री इन्वेस्टमेंट कराती हैं उनको जो नए होते हैं, बिगनर्स होते हैं, जो फ्रेश होते हैं इन्वेस्टर्स, उनको री इन्वेस्टमेंट कराती हैं। और इस तरह से ये चैनलाइज करती हैं फंड्स को एक अच्छे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स के साथ, और कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो भी डेवलप होती है, वो भी ग्रो होती है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किसे कहते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से, वो भी हम आगे देखेंगे। तो पहले हम ये समझना यहाँ पे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द लेटेस्ट मोस्ट मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये लेटेस्ट है, मॉडर्न है और टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन एक्सचेंज है। इट वॉज इनकॉपरेटेड इन 1992 एंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टॉक एक्सचेंज इन अप्रैल 1993। ये इनकॉपरेट किया जाता है 1992 में, और फिर ये स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज किया जाता है पूरी तरह अप्रैल 1993 में, यानी कि एक साल के बाद। इट स्टार्टेड ऑपरेशंस इन 1994, और ये काम करना ऑपरेशंस ये स्टार्ट करता है 1994 में, यानी कि उसके भी एक साल बाद। विद ट्रेडिंग ऑन द होलसेल डेप्ट मार्केट सेगमेंट। तो सबसे पहले ये कैसे ट्रेडिंग करना शुरू करता है, होलसेल डेप्ट मार्केट सेगमेंट में, यानी कि कर्ज पे। Subsequently, it launched a capital market segment in November 1994 as a trading platform for equities and the futures and options segment in June 2000 for various derivative instruments। और उसके बाद जल्दी ही ये लॉन्च करता है कैपिटल मार्केट सेगमेंट, ठीक है, नवंबर 1994 में, ठीक है। ये सेगमेंट्स होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट हो गया, ऑप्शन सेगमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट हैं 1994 में। और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर इक्विटीज़ का मतलब होता है जो शेयर कंपनी देती है, इशू करती है, उसकी जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम इक्विटी कहते हैं। ये बात क्लियर है ना आपको। ये इक्विटीज़ क्या होता है, इक्विटीज़ कहते हैं जो कंपनी हमें शेयर इशू करती है उसको इक्विटी कहते हैं। तो एज अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर इक्विटीज़, ये इक्विटीज़ प्रोवाइड करने लगी, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन गया इक्विटीज़ के लिए। एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट, और इसमें फ्यूचर्स और ऑप्शन सेगमेंट आए जून 2000 में। बाकी भी जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी इसमें आ गए। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में क्या होता है, ये ऐसे सेगमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे आप सेल करते हैं या फिर आप बाय करते हैं प्रोडक्ट्स को, इनको सिक्योरिटीज़ को। NSE हैज़ सेट अप अ नेशन वाइड फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। NSE जो हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसने फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेसिंग ट्रेडिंग सिस्टम है, ये अब आम ट्रेडिंग सिस्टम है नहीं, ठीक है। NSE वॉज सेटअप बाय लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। तो ये NSE जो है किसके द्वारा सेट की गई है, जो लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बाकी जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं, उनके द्वारा ये सेट की गई। इट इज़ मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स, और इसको मैनेज कौन कर रहा है, प्रोफेशनल्स। आम आदमी इसको मैनेज नहीं कर रहा है। हु डू नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रेड ऑन द एक्सचेंज, मतलब वो प्रोफेशनल्स इसको मैनेज कर रहे हैं जो ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं, मतलब वो बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं। द ट्रेडिंग राइट्स आर विद द ट्रेडिंग मेंबर्स हु ऑफर देयर सर्विस टू द इन्वेस्टर्स। तो ट्रेडिंग राइट्स जो है वो किन को है, वो ट्रेडिंग मेंबर्स को हैं जो ऑफर करते हैं सर्विसेज इन्वेस्टर्स के लिए। द बोर्ड ऑफ NSE comprises senior executive from promoter institutions and eminent professionals without having any representation ट्रेडिंग मेंबर्स। जो बोर्ड है NSE का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, इसमें सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आते हैं जो फ्रॉम प्रोमोटर इंस्टीट्यूट। प्रोमोटर का मतलब, प्रोमोटर कहते हैं एक ऐसा, ये एक स्टैंडर्ड होता है जिससे परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, परफॉर्मेंस का पता चलता है कि किस इंस्टीट्यूशन ने कितनी परफॉर्मेंस दी है। तो इस NSE में भी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही होती है, उन इंस्टीट्यूशन से आते हैं, और इमिनेंट बड़े ज़बरदस्त प्रोफेशनल्स होते हैं विदाउट हैविंग एनी रिप्रेजेंटेशन ट्रेडिंग मेंबर। लेकिन इनकी कोई भी ट्रेडिंग मेंबर की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, ये ट्रेडिंग मेंबर्स नहीं होते हैं, ये प्रोफेशनल्स होते हैं।
बात समझ में आ रही है आपको? तो ये था स्टॉक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई। अब इसके हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनएसई। एनएसई वाज सेट अप विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। एनएसई के ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, एस्टैब्लिशिंग नेशनल वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। सारी जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उन सब के लिए नेशनल वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, स्टैब्लिश की जाती है इस एनएसई में। एंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू इन्वेस्टर्स ऑल ओवर द कंट्री थ्रू एन अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नेटवर्क। एंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू इन्वेस्टर्स, हर किसी इन्वेस्टर के लिए इक्वल बराबर की एक्सेस रहेगी ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में, थ्रू एन अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नेटवर्क। एक अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया गया, उसके साथ सभी लोगों को जोड़ा गया है, अच्छी तरह से इन्वेस्टर्स को गाइड किया जा रहा है, उन तक एक्सेस किया जा रहा है। प्रोवाइडिंग ए फेयर, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटीज मार्केट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। हाँ, इस मार्केट सिस्टम में, इस ट्रेडिंग सिस्टम में क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पे घोटाला वगैरह कुछ नहीं है, फेयर है, एफिशिएंट है। मीटिंग इंटरनेशनल बेंचमार्क एंड स्टैंडर्ड्स। तो और यहाँ पे जो भी बड़े बड़े बेंचमार्क कहते हैं एक ऐसे स्टैंडर्ड को जिससे इसका परफॉर्मेंस का पता चलता है। तो ये सारी इंटरनेशनल बेंचमार्क्स वगैरह मीट होती हैं इस एनएससी से, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टॉक मार्केट इंडेक्स। स्टॉक मार्केट इंडेक्स का मतलब क्या है? स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज द बैरोमीटर ऑफ मार्केट बिहेवियर। तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है ये एक बैरोमीटर है मार्केट बिहेवियर का। ये दिखाता है, ये मेजरमेंट करता है कि मार्केट बिहेवियर कैसा है। इट मेजर्स ऑल आर मार्केट सेंटिमेंट्स थ्रू अ सेट ऑफ स्टॉक्स दैट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मार्केट। ये मेजर करता है सारी बाकी जितनी भी सेंटिमेंट्स हैं मार्केट की, इसकी जो भी परफॉर्मेंस है एक सेट ऑफ स्टॉक्स से जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इस मार्केट के, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स मार्केट डायरेक्शन एंड इंडिकेट्स डे टू डे फ्लक्चुएशंस इन स्टॉक प्राइसेस। ये रिफ्लेक्ट करता है मार्केट डायरेक्शन को कि मार्केट डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, कि ये डूब तो नहीं जाएगी या फिर ये प्रॉफिट बना रही है या नहीं। एंड इंडिकेट्स डे टू डे फ्लक्चुएशंस इन स्टॉक प्राइसेस, और ये इंडिकेट करता है जो डे टू डे फ्लक्चुएशंस आती हैं स्टॉक प्राइसेस के अंदर, उतार चढ़ाव जो आता है वो ये इंडिकेट करता है। An ideal index must represent change in the prices of securities and reflect price movements of typical shares for better market representation. In the Indian market, the BSE, Sensex and NSE Nifty are important indices. तो इंडिया में ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिसेस हैं जिनसे हमें इंडिकेशन मिलती है कि प्राइसेस का क्या हो रहा है। निफ्टी से पता चलता है, एनएसई, ठीक है, या सेंसेक्स है, बीएसई, ये कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे हमें पता चलता है। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनसे हमें इंडिकेशंस मिलती हैं कि प्राइसेस की फ्लक्चुएशन कितनी हो रही है। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पे एक छोटा सा नोट लिखना है, इसको हम शॉर्ट में सीबीबी कहते हैं, SEBI। The Security and Exchange Board of India was established by the Government of India on April 12, 1988 as an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of securities market and for investor protection। देखिए ये जो सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया था, ये स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कब? 12 अप्रैल 1988 में, 1988 में, एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ये एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई गई थी। इंटरिम का मतलब होता है टेम्पोरेरी, जिसको चेंज भी किया जा सकता है, ये परमानेंट नहीं था, ताकि प्रमोट करे ऑर्डरली और हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट की, और एंड फॉर किसके लिए? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, ताकि इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करेगा उसकी भी कोई प्रोटेक्शन रहनी चाहिए। इट वाज टू फंक्शन अंडर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये टोटली किसके अंडर फंक्शन करेगी? जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंडर। मतलब ये डायरेक्टली किसके अंडर आ जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। द सेबी, यही सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इज गिवन द स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन 30 जनवरी 1992 थ्रू एन ऑर्डिनेंस। तो इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाता है सेबी को 30 जनवरी 1992 में एक ऑडियंस के जरिए। स्टैट्यूटरी स्टेटस मतलब ये वो स्टेटस होता है जो लॉ के जरिए दिया जाता है, और थ्रू एन ऑडियंस ये वो लॉ था जो कभी चेंज भी हो सकता था, ठीक है। ऑडियंस ये लॉ ही है लेकिन जो कभी चेंज हो सकता था, ये टेम्परेरी था, परमानेंट नहीं था। The audience was later replaced by an act of parliament known as the Securities and Exchange Board of India Act 1992। फिर ये ऑडियंस लेटरली रिप्लेस कर दिया जाता है एक एक्ट के साथ। पार्लियामेंट का एक्ट होता है जिसको क्या कहा जाता है? फिर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, ये 1992 में बनता है। तो ये था 5वां क्वेश्चन।
सिक्स्थ और लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो BSE, ये भी हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड है, तो इसके बारे में हमें एक नोट लिखना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875 एंड वाज एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। ओहो, देखिए गजब की नॉलेज है, ये आपको याद रख लेनी है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एस्टैब्लिश किया गया था 1875 में। पहला तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, और ये एशिया कॉन्टिनेंट का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। ठीक है, पहला स्टॉक एक्सचेंज था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। इट वाज ग्रांटेड परमानेंट रिकॉग्निशन अंडर द सिक्योरिटीज कंट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। और इसकी परमानेंट रिकॉग्निशन कब आती है? सिक्योरिटीज कंट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत 1956 में। इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजिंग कैपिटल। इसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ को कंट्रीब्यूट किया है कॉर्पोरेट सेक्टर में। ठीक है, इसने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहां कैपिटल को रेज किया जा सकता है, जहां पैसा बनाया जा सकता है, जहां पे अर्न किया जा सकता है बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करके। इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज द नेटिव शेयर ब्लॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन इन 1875। ये पहले कैसे एस्टैब्लिश किया गया था? नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन इन 1875। तो इस तरह से ये पहले नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन था। कब? 1875 में। Even before the actual legislations were enacted, BSE Limited already had set of rules and regulations to ensure an orderly growth of the securities market. लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब एक्चुअल लेजिस्लेशन बना, ये एनेक्ट किया गया, एक्चुअल लेजिस्लेशन बना, BSE लिमिटेड ऑलरेडी हैज सेट ऑफ रूल्स। तो इसके ऑलरेडी कुछ रूल्स थे, सेट ऑफ रूल्स थे, रेगुलेशंस थे टू एंश्योर एन ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, जिससे ये ऑर्डरली ग्रोथ कर पाई सिक्योरिटीज की मार्केट के अंदर। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ठीक है, इस BSE के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फर्स्ट, टू प्रोवाइड एन एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट फॉर ट्रेडिंग इन इक्विटी, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, डेरिवेटिव्स एंड म्यूचुअल फंड्स। तो ये एक एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट मार्केट प्रोवाइड करती है जहां पे ट्रेड किया जाता है इक्विटी में, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में, डेरिवेटिव्स में, या बाकी म्यूचुअल फंड्स जो होती हैं उनमें। टू प्रोवाइड ए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर इक्विटीज ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये दोनों के लिए, स्मॉल हो, मीडियम हो, एंटरप्राइजेस, ठीक है, उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। टू एंश्योर एक्टिव ट्रेडिंग एंड सेफ गार्ड मार्केट इंटीग्रिटी थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिकली ड्राइवन एक्सचेंज। ये एंश्योर करती है एक्टिव ट्रेडिंग और सेफ गार्ड मार्केट इंटीग्रिटी एक इलेक्ट्रॉनिकली ड्राइविंग एक्सचेंज से, मतलब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली टेक्निकली हो रहा है। To provide other services to the capital market participants like risk management, clearing, settlement, market data and education। और ये हमें प्रोवाइड करती है सर्विसेज कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स की, जैसे रिस्क मैनेजमेंट, क्लियरिंग, सेटलमेंट, मार्केट, ये सारे कंपोनेंट्स हैं स्टॉक मार्केट के। तो ये सारे हमें ये प्रोवाइड करती है, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। टू कन्फर्म द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और ये कंफर्म करती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो होते हैं स्टॉक मार्केट के, स्टॉक एक्सचेंज के, वो भी ये कंफर्म करती है। कौन? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये थे आपके 6 क्वेश्चन। तो इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा रफ ड्राई चैप्टर है, अच्छी तरह से आपने ये समझा नहीं होगा। और क्वेश्चन आंसर्स, मैं टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स दिखा रहा हूँ, तो मैं इसमें उतनी अच्छी तरह से समझा नहीं सकता हूँ। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपकी बुक रीडिंग करूँगा। मैं पूरा का पूरा आपको कंप्लीट जितने भी टॉपिक्स होंगे, जितने भी ये वर्ड्स, ये टिपिकल वर्ड्स हैं, टिपिकल टर्म्स हैं, इन सबको मैं डिफाइन करके अच्छे से आपको ये दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चंस लिख लें, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।